मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली हुई है। कांग्रेस ने तो एक कदम बढ़ाते हुए 15 सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए। वहीं बीजेपी के फैसले का इंतजार है। दरअसल इस लेट लतीफी के पीछे वजह बीजेपी का अंदरूनी सर्वे बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक कांग्रेस से बीजेपी में आए 4 से 5 संभावित उम्मीदवारों की हालत खराब है। संभावना है कि पार्टी इनका टिकट काटकर किसी और को मैदान में उतारे, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि उपचुनाव के रण में मौजूदा हालात में किसकी रणनीति बेहतर होगी। चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमने तो वोटों से सरकार बनाई थी, अब तो नोटों से सरकार बन गई। मैं समझाऊंगा कांग्रेस को परिभाषा गद्दारी की। एमपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले नहीं हुआ हो, लेकिन जीत के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि नतीजों पर निर्भर करेगा किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। बात करें बीजेपी की तो सत्ता बचाने के लिए कम से कम 9 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। अगर इससे कम सीटें आती है तो फिर से एमपी में तख्ता पलट मुमकिन हो सकता है। इस बात को बीजेपी की प्रदेश इकाई भी बेहतर समझती है, लिहाजा पार्टी कई सीटों पर विरोध झेल रहे चेहरों को बदलने पर विचार कर रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की 15 सीटों पर नामों के ऐलान के बाद बीजेपी टिकट के मामले में गोलमोल बयान दे रही है। नेचुरली ये है कि जो लोग रिजाइन करके आए हैं वो चुनाव लड़ेंगे और बाकी हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी चुनाव समिति है, वो जल्दी इसका निर्णय करके और प्रत्याशी घोषित होंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 27 में 22 नाम लगभग तय कर लिए हैं, पर बीजेपी 5 विधानसभा सीटों पर बदलाव चाहती है। इसके लिए सिंधिया की सहमति जरूरी है। दरअसल बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में 15 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की हालत बेहद खराब है। इनमें से 5 सीटों पर जीत की उम्मीद न के बराबर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिनमें से 27 सीटें रिक्त हैं। इस वक्त 203 सीटों वाली विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान सरकार के पास 107 विधायक हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 5 ज्यादा हैं। वहीं कांग्रेस के पास इस वक्त सिर्फ 89 विधायक हैं। उपचुनाव हो जाने के बाद बहुमत का आंकड़ा 116 विधायक का हो जाएगा, जिस तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कम से कम 9 सीटें जीतनी होगी। अगर बीजेपी उपचुनाव में 9 से कम सीटें जीत पाती है तो उसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवारों का रुख करना होगा। ऐसे में बीजेपी चुनाव हारने वाले संभावित चेहरों के टिकट काटकर जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में उपचुनाव में सभी सीट हारेगी और कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। कोई जतन ऐसा जो लोकतंत्र का विरोधी हो, सब कर ले। पैसे का उपयोग तो करेंगे ये लोग, मुझे पता है, हमें पता है। उसके बाद भी कांग्रेस एक माध्यम है, जनता इनको हराएगी। जिस दिन चुनाव की तारीख डिक्लेयर होगी उसी दिन ये चुनाव हार जाएंगे। दूसरी ओर 89 विधायकों वाली कांग्रेस को उपचुनाव में सभी 27 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, तभी वो दोबारा सत्ता में आने का ख्वाब देख सकती है। वैसे अगर बीजेपी 9 से कम सीट जीत पाती है और कांग्रेस 20 से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो कमलनाथ 4 निर्दलियों, 2 बीएसपी और 1 एसपी विधायक का समर्थन हासिल करके दोबारा कुर्सी पा सकते हैं। जाहिर है कांग्रेस उपचुनाव के जरिए एक बार फिर सत्ता में वापसी की उम्मीद तो कर रही है, लेकिन चंबल की 8 सीटों पर उतरे बीएसपी प्रत्याशी उनका खेल न बिगाड़ दें। सुधीर दंडोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। तो मिशन 27 का ये दंगल तैयार हो चुका है। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अलग अलग रणनीति बना रही हैं, क्योंकि जीत सभी चाह रहे हैं, लेकिन जीत की रणनीति सबकी अलग है। इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले हम करा दें। संजय यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश सोलंकी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
हर्षवर्धन जी, आज के डिबेट में आपसे ही शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि पार्टी की रणनीति पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे, उसके लिए बैठे हैं। थोड़ा इसको हम समझना चाहें कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा रोमांचक तो मुझे लग रहा है कि ये उपचुनाव होने वाला है। 27 सीटें सभी चाहेंगे कि उनके खातों पे जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बीएसपी अपनी रणनीति के साथ उतर रही है। उन्होंने 8 अपने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं, कांग्रेस ने भी 15 उतार दिया है, लेकिन अभी बीजेपी की बारी है। तो जीत तो सभी चाहते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है उपचुनाव? हर्षवर्धन जी। बिल्कुल रोमांचक होने वाला है, और जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि ग्वालियर चंबल में बीहड़ों के नीचे जो असंतोष की आग पनप रही है, जिस तरीके से दोनों ही दलों के पास जो संभावित उम्मीदवार हैं या घोषित उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग दल बदल करके आए हैं। तो मुझे लगता है होती जी कि बहुत जल्दी किसी भी उम्मीदवार का जनाधार नहीं बनता। निष्ठाएं पुरानी बरकरार रहती है, निष्ठाएं नहीं तुरंत नहीं बनती। तो दोनों ही दलों को खास तौर पे ग्वालियर चंबल में जो असंतोष पनप रहा है, पहले उससे लड़ना है, उसके बाद जो अपना विरोधी दल उससे लड़ना है। तो ये रोमांचक तो निसंदेह रहने वाला है, क्योंकि जनता की लाठी में भी आवाज नहीं होती। जनता अभी खामोश है, देख रही है। दोनों ही दल विश्वासघात का आरोप लगाते हैं, आपने विश्वासघात किया, वो कहता है आपने विश्वासघात किया, लेकिन अल्टीमेटली विश्वासघात का जवाब जनता के मन में है, और इसलिए चुनाव बहुत रोमांचक रहने वाला है। दूसरी बात, आप देखें ग्वालियर चंबल में दोनों ही प्रमुख दल जो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, उसके शत्रप जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं चुनाव से पहले, कि वहां पे बहुत स्थानीय कारक काम करते हैं, वहां पे एक जाति का संघर्ष काम करता है, वहां पे जाति के वोट काम करते हैं। तो एकदम से आप किसी को अगर अपना उम्मीदवार घोषित कर देंगे तो रातों रात कोई खेल बदलता नहीं है। तो रहस्य रोमांच, और हालांकि ये सेमीफाइनल है और कह सकते हैं कि एक फाइनल के बाद खेला गया मुकाबला है, लेकिन इसमें मजा पूरा फाइनल का आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षवर्धन जी, रोमांचक मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर सब कुछ किसी एक पार्टी के खाते में गया तो हो सकता है मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो फिर से बदल जाए, और जो सरकार चाहेगी नहीं। बीजेपी से राजेश सोलंकी जी हमारे साथ में। राजेश जी, कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिया, बीएसपी ने भी 8 पर उतार दिया। बीजेपी कौन से मुहूर्त की तैयारी कर रही है? हमें तो लगा था कि बीजेपी सबसे पहले अपने कैंडिडेट उतारेगी। नहीं, जहाँ तक घोषणा का सवाल है जी, तो जैसे चुनाव घोषित होंगे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। लेकिन ये सभी को मालूम है, कार्यकर्ता को मालूम है, चुनाव लड़ने वालों को मालूम है, जनता को भी मालूम है कि जहाँ तक 25 विधानसभा के विधायकों ने जो इस्तीफे दिए हैं, वो 25 विधायक को भारतीय जनता पार्टी फिर से लड़ने वाली है। आपने अपने रिपोर्ट में भी प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मान्यवर विष्णुदत्त जी का बयान दिखाया है कि जिन्होंने इस्तीफा दिया हम उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे, समय आने पर घोषणा कर देंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो कार्यकर्ताओं नेताओं में इस प्रकार को लेकर के कोई संदेह नहीं है। 25 उम्मीदवार हमारे तय हैं, जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया, जिन्होंने अपने लिए हमारे लिए पार्टी के लिए विधायकी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी फिर से उन्हीं को चुनाव लड़ाएगी। ठीक है, आगे सवाल मैं आपसे करूं, लेकिन संजय जी भी हमारे साथ में है कांग्रेस से। संजय जी, जैसा कि कह रहे हैं कि समय आने पर, राजेश जी का कहना है कि समय आने पर उतार दिया जाएगा और जिन्होंने हमारे लिए किया हम उनको सबको टिकट देंगे। इसके बीच आप लोगों ने 15 लोगों का नाम जारी भी कर दिया। क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं आपके नाम देखकर, कैंडिडेट देखकर उतारने के मूड में है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? आपकी क्या रणनीति? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राजेश जी कह रहे थे कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए त्याग किया, मतलब उन्होंने जनता के लिए त्याग नहीं किया। उनके मन में जनता के प्रति कोई भावना नहीं है जी। और रही बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उपचुनाव के पहले इस बात को देखिए कि जिस कोरोना संकट काल में इन्होंने सरकार बनाई, आज 6 माह हो गए हैं। कोरोना के संकट की स्थिति क्या हो रही है? आज लोगों को अस्पताल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, इतनी मौतें हो गई है, जनता में इतना आक्रोश है कि शायद आप उपचुनाव में, आपने कहा कि रोमांचक होगा, पहला उपचुनाव ऐसा होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो भी रहेंगे उनको जनता खदेड़ेगी, मारेगी। 2-3 लोगों को मार चुकी है। आने शिवराज के ऊपर, सिंधिया के ऊपर जनता में आक्रोश है, क्योंकि कोरोना संकट काल में जूझ दिया और आपको सरकार भी पड़ी है। आपके आज तक कोई जिले में प्रभारी मंत्री नहीं गए,
जो कोरोना की खबर नहीं ले रहे, तो स्वाभाविक रूप से जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति, और जिन प्रत्याशियों ने, आप विधायक क्यों बने थे? आप विधायक इसलिए बने थे जनता की सेवा के लिए, फिर आपने विधायकी क्यों छोड़ दी, फिर विधायक क्यों बनना है? तो जनता ये कह रही है, चंबल ग्वालियर में गद्दारी पसंद नहीं है, चंबल के पानी में गद्दारी पसंद नहीं की जाती, इसलिए इनकी वो दुर्दशा होना है कि आप जो पिक्चरों में सीन देखते थे कि जो खलनायक रहता है वो आखिरी में उसको जनता किस तरह खदेड़ती है, भारतीय जनता पार्टी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का वही हक होगा ग्वालियर चंबल में कि जनता इनको खदेड़ेगी। राजेश जी, अगर आप सुने हो तो जवाब दें इस बात का, और अगर ना सुने हो तो मैं सवाल दोहराऊं। नहीं, मैंने सुना उनको, संजय जी को जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली नहीं थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के कारण जो उन्होंने ग्वालियर चंबल अंचल का अपमान किया, कमलनाथ जी ने अपने आप को छिंदवाड़ा में समेटा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ के विधायकों का जो अपमान हुआ और इस क्षेत्र की जो जनता का अपमान हुआ है, इसके कारण कांग्रेस के 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में स्वयं टूट के आए, स्वतः टूट के आए। उसका कारण कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी थे। और इसलिए जहाँ तक ग्वालियर चंबल अंचल की जनता, उसको मालूम है कि क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जनता का अपमान जो कमलनाथ जी कर रहे थे। 22 विधायक इस्तीफा दे रहे थे, 22 विधायक, बाद में 3 और ने दिया। 22 विधायक अगर अपने विधायकी छोड़ने के लिए, क्योंकि जनता उनके कपड़े फाड़ रही थी, उनको नोच रही थी कि आपने वादे किए तमाम, कर क्या रहे हैं आप, और इसलिए मजबूरी में उन लोगों ने इस्तीफा दिया। ये बात मैं संजय यादव जी की सहमत हूँ कि जनता फैसला करेगी। अगर ये गद्दार है तो जनता इनको हराएगी, और अगर कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी ने जनता के साथ धोखा दिया है, कांग्रेस सरकार ने जनता को धोखा दिया है, तो 27 में 27 सीटें हम जीतेंगे। और जहाँ तक ग्वालियर चंबल अंचल की जनता का सवाल है, जहाँ 16 विधानसभा सीट हैं, संजय यादव जी थोड़ा यहाँ घूम जाए, कार्यक्रम देख लें यहाँ करके, जिस प्रकार जनता विधायकों को फिर से चुनाव जिताना चाहती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि ग्वालियर चंबल अंचल की जनता के लिए जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, अब उनको फिर से मैदान में उतारेंगे। और मैं संजय यादव जी को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कार्यकर्ताओं का कि जितने वोटों से पिछली बार ये 16 विधायक जीते थे, जहां तक ग्वालियर चंबल अंचल की जनता का सवाल है, उससे 1.5 गुना वोट से हम फिर चुनाव जिताएंगे। चलिए, जीत के पहले जीत के दावे होते रहते हैं, इसको लेकर हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि रणनीति तो है दोनों ही पार्टी की तगड़ी है। लेकिन बीएसपी को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, क्योंकि बीएसपी की भी बड़ी भूमिका रहती है इन जगहों पर। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी, क्योंकि ये जो एक दूसरी पार्टी का ये है कि कोई गद्दार कह रहा है उसको जनता सबक सिखाएगी, या 22 के पूरे विधायक कांग्रेस की कमी की वजह से बीजेपी में आ गए थे, ये साफ गोई बीजेपी कह रही है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि दल बदल जो है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ, 2013 की अगर आप बात करते हैं उस समय भी ऐसी कुछ स्थितियां थी। लेकिन हाँ, एक साथ बड़ी संख्या में एक साथ उठकर आ जाना, जनता ने ये पूरा घटनाक्रम बहुत संजीदगी से देखा है, काफी लंबा ये घटनाक्रम चला है। आपको लगता है कि ये चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा उपचुनाव में? बिल्कुल होती है। एक 2010 में एक बॉलीवुड की फिल्म आई थी LSD, यानी कि लव डॉट डॉट और धोखा। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के राजनीतिक सिनेमा में अभी एक नई फिल्म चल रही है, वोट, रूल और धोखा। तो ये धोखेबाजी का जो समीकरण है वो दोनों तरफ से है। कांग्रेस कह रही है साहब कि भाजपा ने धोखेबाजी करी, जो दल बदल करके आए हैं भाजपा में वो गद्दार हैं, वो धोखेबाज हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस गद्दार है क्योंकि कांग्रेस ने अपने वादे नहीं निभाए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता की बारीक नज़र दोनों पे है जी। और ऐसे वक्त में जबकि भारी वर्षा प्रदेश में हुई है, कीटों का प्रकोप हुआ है, कोविड के कारण बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच गई है, लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग तरस रहे हैं खाने के लिए, परेशान हैं, लोग अपनी EMI की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, किसान को मुआवजा उतना नहीं मिल पाया है टाइम पे। तो कहीं ना कहीं बुनियादी मुद्दों पे भी इस चुनाव को केंद्रित करना पड़ेगा जी। और जनता सबको देख रही है कि 15 महीने में कांग्रेस ने क्या किया और 15 साल में इससे पहले कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया था, और अब बीजेपी के जो 6 महीने है उसमें क्या करने जा रहे हैं। तो बुनियादी मुद्दों पे निगाह बनी हुई है। देखिए, ये कोई दो दलों के विश्वासघात का मामला नहीं है, ये आपका जो मैंडेट था उसके साथ विश्वासघात का मामला है। तो
तो मेरे ख्याल से मैंडेट के साथ विश्वासघात बहुत बड़ा मुद्दा है और बिल्कुल जनता की यही, इसीलिए पैनी मैंने निगाह पूछा था हर्षवर्धन जी, दोनों पक्षों क्योंकि पर। यही लोग अपने इलाके में फिर से वोट के लिए जाएंगे। मुद्दा क्या होगा कि हमारे पार्टी के लोगों को उन लोगों ने खरीद लिया, या वो कहेंगे कि वो नाराज थे इसलिए चले आए। लेकिन मेन मुद्दा जो है विकास का है, कोरोना का है, या खेती किसानी का है, युवाओं के रोजगार का है। आप देखिए कि इसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। संजय यादव जी बड़ी साफगोई से राजेश सोलंकी जी ने कहा कि 22 के 22 विधायक वहां से उठकर वो आ गए, क्योंकि वहां पर दिग्विजय और कमलनाथ से वो लोग नाराज थे। इसके लिए फिर आपकी क्या साफगोई होगी कि बीजेपी ने खरीद लिया? अगर खरीद लिया तो फिर इतने कमजोर कैंडिडेट कैसे थे, ये भी जवाब देना पड़ेगा आपको। स्वाभाविक है, जो लोग बिकाऊ थे वो चले गए, जो टिकाऊ हुए वो कांग्रेस में है। ठीक है। मैं राजेश जी की एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि आप 15 साल की तुलना 15 महीने से आप 5 साल का मैंडेट था। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो 5 साल का था, 1 साल का नहीं था। आप 15 साल का नहीं पूछ के ये कह रहे हैं कि 1 साल में कोई काम नहीं हुआ। भैया आपको जनता ने इसलिए चुना रहा, कांग्रेस से इसलिए विधायक बनाया रहा कि 15 साल जनता को लूटा गया, छल किया गया। इसलिए कांग्रेस की जनता ने सरकार बनाई। भाजपा से तो जनता खुश थी नहीं। और अब आप 1 साल में कहने लगो कि एक तरफ 15 साल और एक तरफ 3 महीने लोकसभा के निकालते तो 12 महीने काम करने मिला। 12 महीने में जो उपलब्धि थी, चाहे निराश्रित पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे शादी विवाह की 51,000 हो, गौशाला का निर्माण हो, शुद्ध के लिए युद्ध हो, ये काम कमलनाथ जी सरकार ने किया है। बिजली का बिल 100 रुपए यूनिट, 100 रुपए, तो ये काफी पर्याप्त काम है। जनता देख चुकी, जनता समझ चुकी है कि कमलनाथ जी ने 1 साल में वो काम किए हैं जो 15 साल की शिवराज सरकार नहीं कर पाई। तो आप 15 साल की तुलना 15 महीने से कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये तो जनता भी समझती है संजय जी, ये जनता भी समझती है कि कोई 15 साल की तुलना 15 महीने से नहीं करेगा। मामला यहाँ पर यही उठने वाला है कि आपके विधायक अगर वहां पर गए हैं तो राजेश जी सवाल ये भी होगा कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और अब जनता के बीच में बीजेपी के लिए जाएंगे, तो आखिर वो वहां पर मुद्दा क्या रखेंगे, तर्क क्या रहेंगे? इसीलिए सांसद और विधायकों को आप लोगों ने जमीनी स्तर पर लगाया हुआ है। क्या क्या आधार होगा आप लोगों का? कांग्रेस की जो सरकार बनी और कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने जी, उसका प्रमुख कारण ये था कि राहुल गांधी ने पूरे दोनों प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ये घोषणा की थी कि अगर हम 10 दिन में कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे किसानों का तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। राहुल गांधी जी सक्षम थे, अगर किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हटा सकते थे। दूसरा ये कि यहाँ के जो, जहाँ तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, या जहाँ 16 सीट हैं, विधायक जब चुनाव के लिए जाने वाले हैं तो 1.25 साल में जो क्षेत्र की जनता के लिए भोपाल से वो लड़ते रहे। संक्षेप में आप बताइए कि जनता के बीच जो कांग्रेस से आके बीजेपी में शामिल हुए हैं, राजेश जी संक्षेप में बताइए, संक्षेप में बताइए कि अगर कांग्रेस से आके आपके साथ बीजेपी में जुड़े हैं, क्या मुद्दा होगा उनका जनता के बीच जाने के बाद? संक्षेप में बताइए, समय कम है मेरे पास। उनका मुद्दा ये होगा कि कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो कुशासन किया, और 15 साल में पहले और अभी 6 महीने में शिवराज सिंह जी ने कोरोना के बावजूद भी जो जनता के हित की जो योजना है भारतीय जनता, चलिए अभी कोरोना काल की तो चर्चा ही मत करिए, कोरोना काल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोरोना काल की बात मत करिए राजेश जी। 15 साल और 15 महीने की बात करते हैं तो फिर भी समझ में आता है। संजय जी, आपको भी मैं थोड़ा सा संक्षेप के लिए वक्त दे रही हूँ, आप बताइए कि आपका क्या मुद्दा होगा जनता के बीच, संक्षेप में बिल्कुल। जनता के बीच में हमारे 12 महीने की उपलब्धियां बनाम 15 साल, बनाम अभी 6 महीने कोरोना संकट में लोगों को बेरोजगारी, खाने को तरस रहे, किसानों के साथ बेईमानी, बिजली के बिल में ऐसा वृद्धि। हमारा मुद्दा विकास होगा, हमारा मुद्दा गद्दारी होगा। अब मैं हर्षवर्धन जी से पूछ लूं। हर्षवर्धन जी, आपने इन दोनों को ही सुना, आपको लगता है कि ये मुद्दे काम करेंगे उपचुनाव में जीत के लिए किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, मेरा मानना है उपचुनाव में स्थानीय कारक बहुत ज़्यादा काम करते हैं जी। और जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में अपने आप में असंतोष है दोनों ही ध्रुवों की तरफ, उसका फायदा बीएसपी को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। ग्वालियर चंबल जिसका फायदा, हाँ, अगर बीएसपी खड़ी होती तो वोटों का बंटवारा होगा जी, और वोटों का बंटवारा का फायदा भाजपा को मिल सकता है स्वाभाविक तौर पे। तो बीएसपी फैक्टर मुझे हालांकि लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा रूल करेगा, लेकिन हाँ,
जहां पे नजदीकी फाइट होगी वहां तो बीएसपी एक अहम कारक बन के उभरेगी। जी। स्थानीय कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता अपने क्षेत्र में है तो आप जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, बीजेपी की अपनी रणनीति है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा रही है, कांग्रेस के पास अपनी दलीलें हैं जिसे लेकर वो जनता के बीच पा जाएगी, लेकिन जनता के पास में बहुत सारी ऐसी दलीलें हैं जिसको लेकर वो इस बार उपचुनाव में वोट करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।